अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि एक तरफ तान्या जो पूरी तैयारी के साथ अपनी फ्रेंड ईश्वी को बचाने के बारे में प्लानिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दक्ष जो सामने लेटी ईश्वी को ध्यान से देखते हुए अपने हाथ में लिए बंदूक को इधर उधर घुमाता है और फिर उसी की तरफ करवट लेकर के लेट जाता है। वो काफ़ी चिल मूड में था और उसे तान्या के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था, मगर फिर भी उसके माथे पर एक शिकन नहीं थी कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। जैसे वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर। वो ईश्वी की तरफ ही देखते हुए कहता है, क्योंकि ईश्वी जिस जगह पर इस वक्त लेटी हुई थी वो ज़मीन था, क्योंकि ईश्वी जिस जगह पर इस वक्त लेटी हुई थी वो लकड़ी का फ्लोर था। कहाँ ईश्वी मखमल के गद्दे में सोने वाली लड़की जो कि बिल्कुल नाजुक तरीके से पाली गई थी, लेकिन शरीर में इतनी थकान होने की वजह से ईश्वी को ये नज़र नहीं आता कि वो इस वक्त कहाँ सोई है। वो बस बेहोशों की तरह अपनी आंखें बंद करके वहीं पर पड़ी हुई थी। दक्ष भी उसकी तरफ देखते देखते अपनी पूरी रात काट दिया था। अगली सुबह लगभग 3 बजे वो अपने हमेशा टाइम से उठ जाया करता था और उठ करके वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करता है। अभी वो बाथरूम से बाहर निकल कर आ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि ईश्वी जो उसके दरवाजे खोलने की वजह से हल्का सा उठ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दक्ष उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो सामने विंडो की तरफ देखते हुए अपने बालों को आराम से सुखा रहा था। वहीं ईश्वी जो हल्की सी नींद टूटने की वजह से अपनी करवट बदलती है, लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली थी उसका वही हाथ जो जलने की वजह से काफ़ी हद तक सूज चुका था वो उसी के शरीर से दब जाता है और जैसे ही उसको हल्का सा दर्द महसूस हुआ था ईश्वी चिल्लाते हुए उठती है, आह! मेरा हाथ! दक्ष उसके बावजूद भी उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। वह ईश्वी जो भूल चुकी थी कि इस वक्त वो कहाँ पर है और वो पूरी तरह से रोने लगी थी और बार बार अपनी मम्मी को बुलाने लगी थी। थोड़ा देर तो दक्ष उसको अवॉइड करता है, लेकिन यूँ बार बार चिल्लाने की वजह से उसको भी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही अपने लिए हाथ के कपड़े को साइड में फेंकता है और उसकी तरफ आकर के झुकते हुए उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें इतना? ईश्वी के अंदर ये आदत थी, वो जब भी सोकर उठा करती थी तो 10 मिनट तक उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता था। वो सब कुछ भूल जाया करती थी और दोबारा से उसके दिमाग को काम करने में लगभग 10 मिनट तो अक्सर लग ही जाते थे। और वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, देखो ना यहाँ पर कितना बड़ा सूजन हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा, बहुत दर्द। लेकिन फिर उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर जाती है जो उसको अपनी लाल गहरी निगाहों से घूरे जा रहा था। थोड़ा देर ईश्वी उसको बस ध्यान से देख रही थी। उसके ना तो दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा था और ना ही उसके हाथ पैर में कोई हलचल हो पा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है कि यह शख्स आखिर में है कौन। वो टीवी की सारी न्यूज़ रिपोर्ट जो दोबारा से ईश्वी की आंखों के सामने और उसके कानों में सुनाई देने लगी थी और जैसे ही दोबारा से ईश्वी का दिमाग काम करना शुरू किया था वो झट से पीछे होते हुए कहती है, "हाँ, आ, अभी वो कुछ बोल पाती, लेकिन आसपास की चीज़ों को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से अब उसे इन्फॉर्मेशन दे चुका था कि वो किस हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है। और फिर वो दक्ष को देखकर एकदम से अपने सर को नीचे कर लेती है। वहीं दक्ष दोबारा से उसे गुस्से में देखते हुए पूछता है, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? लेकिन ईश्वी कोई भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से दक्ष खुद ही उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, इतना भी कोई गहरी चोट नहीं लग गई है तुम्हें? हाथ कट गया है? ईश्वी जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, पर मुझे दर्द हो रहा है। वही दक्ष कहता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यही चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे शरीर के हर कोने में दर्द रहे, ताकि याद रहे कि तुम कहाँ पर हो। वही श्री जो रोते हुए कहती है, आपको क्या मज़ा मिलता है मुझे परेशान करने में? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसा क्या कर दिया? अभी वो अपनी पूरी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए थे कि तभी दक्ष जो उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। याद तो होगा तुम्हें मेरा चेहरा, कहीं तो कहीं देखा ही होगा। ईश्वी जो कहती है, मैं आपको नहीं। लेकिन फिर दक्ष जो अपने कहने का मतलब ईश्वी को अच्छे से समझाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो पहली बार मुझे देखकर कितना ज़्यादा घबराती नहीं? याद नहीं है टीवी पर मेरे बारे में क्या बताया जाता है? ये बोलते हुए वो हल्का हल्का अपने चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कान लेकर आ रहा था, जैसे वो अपनी मुस्कान से ईश्वी को डराने की कोशिश कर रहा हो।
ईश्वी जो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती और तुरंत ही अपने चेहरे को दोबारा से नीचे करते हुए कहती है, मुझे मुझे याद है, आप क्रिमिनल। लेकिन तभी दक्ष कहता है, क्रिमिनल नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल। इतना बड़ा क्रिमिनल कि किसी को मारने के पहले एक बार नहीं सोचता हूँ मैं। एक नंबर का साइको हूँ। यही सब सुनती आ रही हो ना तुम टीवी में? ईश्वरी जो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, हाँ, आप किसी को भी मार देते। और वही दक्ष कहता है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। यहाँ सुबह सुबह बैठ कर कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। रोने का मन कर रहा है। ईश्वरी जो कहती है, नहीं पर दर्द हो रहा है, अब प्लीज़ हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन तभी दक्ष उसके हाथ की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे की तरफ, और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा ये रोना मेरे बहुत काम आएगा। एक काम करो, रोने का बहुत शौक है ना तुम्हें रुलाता हूँ मैं अच्छे से। और ये बोलकर वो झटके से ईश्वरी के हाथ को नीचे की तरफ पटका था और अपने फ़ोन को लेकर आता है और दोबारा से उसके सामने झुकते हुए कहता है, रो। वही ईश्वरी जो अपनी भौं में से खोलकर कहती है, मैं कैसे रहूं? दक्ष कहता है, जब से तुम मेरे सामने आई हो तब से सिर्फ रोए जा रही हो। बहुत शौक है ना रोने का, तो अब रो तुम। उसने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। वही ईश्वरी जो कहती है, पर मैं कोई नाटक नहीं करती। जब रोना आता है तभी रोना आता है। दक्ष उसकी बात सुनते हुए कहता है, तो अभी तुम्हें रोना नहीं आ रहा है? ईश्वरी जो धीरे से अपने सिर को नाम हिला देती है। वही दक्ष दोबारा से उसके वही हाथ को पकड़ता है जिसमें उसे बहुत जलन महसूस हो रही थी और उसको जोर से दबाते हुए कहता है, अब हो रहा है दर्द? ईश्वरी के उसने जलन वाली जगह पर तो हाथ नहीं रखा था, थोड़ी दूर पर ही रखा था, लेकिन फिर भी ईश्वरी को दर्द होता है और वह धीरे से अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, हाँ, हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। वही दक्ष कहता है, अब अच्छे से रो। अगर अच्छे से नहीं रोई तो जान लेना, ये जो तुम्हारा सूजा हुआ हाथ है, गुस्से में मैं कहीं काट ना दूँ इसे। ईश्वरी जो मुंह बनाते हुए कहती है, अजीब इंसान है आप, बहुत बुरे हैं आप। और ये बोल करके वो वाकई में ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। वहीं दक्ष जो लगभग 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करता है और फिर तुरंत ईश्वरी के हाथ को छोड़ते हुए दोबारा से खड़े होते हुए कहता है, हो गया, अब आंसू ख़त्म करो, काम भी करना है तुम्हें। लेकिन ईश्वरी जो नीचे बैठे हुए ही कहती है, अब रो रही हूँ तो रो तो लेने दीजिए कम से कम। लेकिन तभी दक्ष जो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो। ईश्वरी जो कहती है, इंसान हूँ मैं, इमोशन है मेरे अंदर, पहले रुलाते हैं फिर तुरंत कहते चुप हो जाओ, रोबोट थोड़ी ना हो। वहीं दक्ष जो अपनी मुट्ठी को कस के खुद से ही बंद करते हुए कहता है, इस लड़की का क्या करूं मैं, डरती क्यों नहीं है मुझसे? दक्ष को आदत थी कि वो एक बार कुछ बोलता तो उसके अंडर में जितने लोग काम करते थे वो सब तुरंत ही उसकी बात मानने को तैयार हो जाते, लेकिन ये लड़की जो अभी भी रोए जा रही थी। दक्ष को गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेकर के उसकी तरफ लोड करते हुए कहता है, तुम अपने मन से शांत हो रही हो या मैं हमेशा के लिए शांत करूं तुम्हें? जैसे उसके ऊपर गन लोड हुआ था वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, सॉरी, नहीं रहूंगी। वहीं दक्ष अपनी बंदूक से उसको इशारा करते हुए खड़ा करवाता है। वे अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है। उसने अभी भी वही लहंगा पहन रखा था, लेकिन लहंगा अब थोड़ा बहुत सूख चुका था। उसकी श्री का पूरा शरीर जो कि ठंड की वजह से काफ़ी हद तक कांप भी रहा था और उसके साथ ही उसके शरीर काफ़ी गर्म भी हो रखा था। दक्ष जो ईश्वरी को एक बैग दिखाते हुए कहता है, उसमें तुम्हारे कुछ कपड़े हैं, जा करके चेंज करके आओ तुरंत। वह ईश्वरी जो अपने लड़खड़ाते कदम से आगे की तरफ बढ़ती है और उस बैग को खोलते हुए उसमें से कुछ कपड़े निकाल करके कॉर्नर साइड में जाने लगती है। आसपास कोई जगह नहीं था जहां पर वो कपड़े बदल सके। कॉर्नर में भी दक्ष उसको साफ तरीके से देख सकता था। वो पीछे मुड़ करके एक बार दक्ष को देखती है और दक्ष अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, नहीं देख रहा हूँ मैं, चेंज करो और चुपचाप से यहाँ पर आकर खड़ी हो जाओ। लेकिन ईश्वरी जो फिर से थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, आप रूम से बाहर चले जाइए प्लीज़, मैं किसी के सामने कपड़े नहीं बदल सकती। एक तो वैसे ही दक्ष का इतना वक्त बर्बाद हो गया था, ऊपर से ईश्वरी की ये बातें दक्ष को और ज़्यादा गुस्सा दिला देती हैं और वो ईश्वरी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या खुद को समझते क्या हो तुम? मिस वर्ल्ड हो जो तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है? कपड़े पहनो और यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ।
बददिमाग बेवकूफ़ लड़की। वो खिड़की के पास आकर के अपने हाथ को उसी पर टिकाता है और बाहर जंगल के ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए गहरी सांस भरते हुए कहता है, जल्दी आइए, आपका इंतज़ार है हमें। वहीं पीछे खड़ी ईशवी, जो जल्दी जल्दी अपने कपड़े को चेंज करते हुए अब दूसरे कपड़े को पहन चुकी थी, जो कि एक सूट सलवार था। वैसे तो ईशवी को इन सारे कपड़ों में ज़रा भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की, उसे इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन इस वक्त लहंगे से छुटकारा मिलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी और वो गहरी सांस भरती है। वहीं दक्ष, जो अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए कहता है, हो गया 5 मिनट, अभी तक तैयार नहीं हो पाई तुम। वैशी जल्दी जल्दी अपने कदम को आगे बढ़ाती है और फिर से उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, हो गई। जो सूट उसने पहन रखा था वो बहुत ही ज़्यादा फिटिंग का था, जिससे उसकी फिगर साफ तरीके से दक्ष को नजर आ रही थी। फिर अपनी नज़र को उसके कदम पर ले जाकर ये टिकाता है, जो कि ठंड और जख्म की वजह से लाल हो चुके थे। पूरे शरीर पर वो गाढ़ा रंग का सूट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन दक्ष तुरंत ही अपनी आंखों को संभालते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मलिका बनाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। जो मुझे मिल रही है उसी ज़िंदगी की तुम भी हकदार हो। चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह बस दक्ष की सारी बातें सुन रही थी। वही दक्ष आगे कहता है, किचन संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे हाथों में चोट लगता है, तुम्हारे हाथ कट जाते हैं, आई डोंट केयर। कल तुम नई नई यहाँ पर आई थी, इस वजह से मैंने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन आज सारा काम तुम अपने ही हाथों से करने वाली हो। और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मजबूत बनाओ इस हाथ को। और फिर वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हुए रूम से बाहर निकलने लगा था। लेकिन श्री अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और वो बस उसको जाता हुआ देख रही थी। अब दक्ष ने उसे कोई ऑर्डर तो दिया नहीं था, जिसकी वजह से वो क्यों अपनी जगह से हिलती। और वैसे भी श्री काफ़ी आलसी थी, उसे कोई शौक नहीं लगा था कि वो खुद से बिना किसी के कुछ कहे काम करना शुरू कर दे। वहीं दक्ष दोबारा से, जो कि पीछे की तरफ देखता है, लेकिन ईशवी उसके आस पास ही नहीं थी, और वो दोबारा से रूम की तरफ आते हुए कहता है, तुम थोड़ी मंद बुद्धि हो क्या। ईशवी अचानक से उस तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं। क्यों। वही दक्ष कहता है, मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें, तुम्हें काम करना है, चलो। वह ईशवी अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पहनने के लिए चप्पल मिल जाएगा, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है, लकड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा चुभ रही है पैरों में। से टिकते हुए कहता है, फूल बिछा दो तुम्हारे पैरों के नीचे। ईशवी अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, इतना भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस चप्पल मिल जाए तो। दक्ष उसको गुस्साते हुए देखकर कहता है, चुप रहो तुम और उसी हालत में बाहर आओ। पता नहीं क्या समझती हैं खुद को। ईशवी जल्दी जल्दी अपने कदम को बाहर की तरफ ले आ रही थी, लेकिन उसके पैरों में अभी भी दर्द था और ऊपर से उसके हाथों में भी जो चोट और उसके पहले जो जलन महसूस हो रही थी वो अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऊपर से सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं उसके शरीर को कांपने और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने पर मजबूर कर रही थी। दक्ष जैसे ही बाहर की तरफ आया था, वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने सिर को हल्का सा नीचे की तरफ झुका लेते हैं और सब राइफल को लेकर के हल्का सा ऊपर की तरफ उठा करके जोर से अपने पैर को धप से मारते हैं। ईशवी ये सब देख करके अपने मन में ही कहती है, यहाँ क्या आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। दोनों लाइन के बीच में आता है और दोनों तरफ उनके अपने ही आदमी लगे हुए थे और सबको अपनी तरफ दिखा करके 2 बार क्लैप करते हुए कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जंगल की तरफ क्या हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन बंटी के पास रहती है और उसके साथ तुम लोग भी कनेक्टेड रहोगे। वो तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कब कहाँ किस तरफ डेंजर आ रहा है। डायरेक्शन के बारे में सब लोग कंफर्म है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोडेड वर्ड यूज़ होगा, कोई भी अपने नाम को फ़ोन पर यूज़ नहीं करेगा, सबका सीक्रेट नाम रखा गया है, सबको याद है कि नहीं। सब लोग अपने सर को बस हाँ मिलाते हैं और दोबारा से जोर से अपने पैर को धप से मारते हैं। जिस अचानक से इस आवाज़ से ईशवी को समझ आता है कि वो इस वक्त क्या कर रही है। वो लगातार दक्ष को ही देखे जा रही थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका बाल, उसका चेहरा और उसकी पर्सनैलिटी। उसने इस वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध रखा था और वो दिखने में बिल्कुल किसी परफेक्ट फिटेड मॉडल की तरह लग रहा था। लेकिन इस आवाज़ ने ईशवी को दोबारा से होश मिला दिया था और फिर वो चारों तरफ देखती है और धीरे से फिर से कहती है, यहाँ पर सच में क्या आर्मी की ट्रेनिंग होती है। ये किस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की बातें तो
पापा के ग्राउंड में होती थी। पता नहीं क्या चलता है, क्रिमिनल लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं। वही दक्ष जो सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, गुड लक एंड नाउ मूव, टेक योर पोजीशंस। और ये बोलकर वो बंटी की तरफ आते हुए कहता है, तुम अपनी नज़र इस टैबलेट से हटाओगे नहीं किसी भी हालत में, और नेटवर्क स्ट्रांग है ना। वही बंटी जो कहता है, वो सब तो ठीक है भाई, पर मे आई नो कि ये सब क्या चल रहा है इधर, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई डेंजर। दक्ष एक बार बंटी की तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र ईश्वी पर जाती है जो कि उसी को लगातार देख रही थी। जैसे ही दक्ष ने उसकी तरफ अपना चेहरा मोड़ा था, ईश्वी तुरंत ही बिल्कुल अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगी थी। वही दक्ष ईश्वी को जानबूझ करके सुनाते हुए कहता है, डेंजर तो मैं खुद हूँ, खतरा तो उसके लिए जो मेरे करीब आ रहा है। वह ईश्वी बस चुपचाप अपनी धूप गटक ली थी। रुद्र जो दक्ष के कंधे पर मारते हुए कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। वही अयान जो कहता है, और मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन दक्ष जो अयान की तरह देखते हुए तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मेरे ठीक पीछे जो तालाब है। अयान जो बीच में ही दक्ष को रोकते हुए कहता है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, उसके अंदर आपकी सूफी है, मुझे डर लगता है उससे। वही दक्ष को गुस्साते हुए कहता है, पहले पूरी बात कंप्लीट होने दो। तालाब से होते हुए बिल्कुल उसका ठीक किनारा पकड़ करके तुम्हें दूसरे पॉइंट पर जाना है, जो कि हमारा सीक्रेट लोकेशन है, और उस बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, और वहाँ पर हमारा नेटवर्क भी नहीं पहुँचता, तो कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। रुद्र और बंटी जो चुपचाप बस दक्ष को देख रहे थे, वही अयान चुपचाप उनकी बात मानते हुए तुरंत ही वहाँ से दौड़ते हुए तालाब का किनारा पकड़ करके उसी तरफ जाने लगता है। वही बंटी जो थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए कहता है, दिस इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेशन, तुम हमेशा उसी को बचाने की कोशिश करते हो। मोटा हूँ तो क्या मैं इस दुनिया पर बोझ हूँ जो तुम मुझे बचाने के बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन तभी रुद्र जो बंटी को चुप कराते हुए कहता है, अयान काफ़ी छोटा है, हम लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। लेकिन तभी दक्ष जो कहता है, नहीं, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, लेकिन इस वक्त नहीं, अभी वो छुपे रहे तो ये अच्छा है उसके लिए। और तुम लोग मेरे सर पर क्या कर रहे हो, तुम अपना अपना काम करो। बंटी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसके साथ जाते हुए कहता है, चल भाई यहाँ से, हम किसी की प्राइवेसी ढूंढ कर रहे हैं, चलो चलो। वही बंटी भी अपना दांत फाड़ करके हंसने लगा था। अब पूरी तरह से ईश्वी और दक्ष जो अकेले हो चुके थे। सुबह का था, मगर ईश्वी को लगता है कि ये तो बिल्कुल रात है, आसमान का पब भी अभी फटा नहीं था। सुबह की ठंडी हवाओं के साथ अगर आसमान में कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ धुंध। दक्ष दौड़ते हुए अपने घर के ठीक बगल साइड में जाता है, जहाँ इस वक्त सुल्तान जो कि खड़े खड़े ही सो रहा था। लेकिन दक्ष की आहट से वो तुरंत ही अपनी आंख खोल लेता है और तुरंत ही घूम करके दक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दक्ष उसके सर पर अपना हाथ सहलाता है और उसके बाल को अपने हाथों से ही धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, तैयार रहना। और वहीं दूसरे हाथ में उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली थी और उस कुल्हाड़ी को वो अपने हाथों में ही घुमाते हुए आ करके ईश्वी के सामने खड़े होते हुए उस कुल्हाड़ी को उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, वो मोटी सी लकड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? वो एक पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, मगर हाँ, ईश्वी के लिए वो हद से ज़्यादा ही मोटा था। ईश्वी एक बार उस कुल्हाड़ी को देखती है और फिर जैसे उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी पड़ी थी, वो उसी तरह पूरी तरह से डिसबैलेंस होकर के गिरने लगी थी। दक्ष उसको रोकते हुए कहता है, थोड़ा खाया पिया करो तुम, जो इस लकड़ी को काटो, आज खाने का इंतज़ाम तुम्हें करना है, क्योंकि बाकी सब व्यस्त रहने वाले हैं, और आज भूख भी बहुत लगने वाली है मुझे, तुम्हारी वजह से आज एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। वैश्वी जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, इतनी रात में लकड़ी कटवाने के लिए बुलाए थे आप? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है? मतलब खाना तो सुबह बनता है ना? दक्ष उसकी तरह देखते हुए कहता है, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो तुम, और वैसे भी सुबह ही हो रखी है। ईश्वी जो अगल बगल देखते हुए कहती है, इसे सुबह नहीं रात कहते हैं। अपनी उंगलियों को अपने सर पर रख करते हुए कहता है, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है अगर उतना दिमाग भी चलता है ना। ईश्वी जो थूक गटकते हुए धीरे से कहती है, तो मैं यहाँ से कब का भाग चुकी होती, पर दिमाग ही तो नहीं चल पा रहा है मेरा, कैसे निकलूंगी यहाँ से। वो उस कुल्हाड़ी को देख कर ही धीरे धीरे बुदबुदाए जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दक्ष का दिमाग और उसका कान दोनों ही काफ़ी तेज़ है, और उसकी सारी बातें दक्ष को क्लियरली सुनाई भी दे रही थी। वो उसको देखते हुए अपनी गर्दन उसी की तरफ हल्का सा टिल्ट करते हुए कहता है,
क्या कहा तुमने? भागना है तुम्हें यहाँ से? मुझे बताई होती, मैं करता हूँ ना तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी। वही जो उसके टर्न को समझते हुए कहती है, मैं लकड़ी काटती हूँ, आप जाइए अपना काम करिए। वो उस कुल्हाड़ी को ठीक तरीके से उठा तो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो उसे घिसराते हुए उस लकड़ी के सामने लेकर आती है और फिर एक बार उस कुल्हाड़ी को देखती है और फिर दूर जाते दक्ष को, जो कि एक वहीं पास में लगे पेड़ पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और उसके एक टहनी को पकड़ करके पुलअप्स मारना शुरू कर देता है। ईश्वी जो उसकी तरफ देखते हुए उस कुल्हाड़ी से बात करते हुए कहती है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मुझे समझ में आता है, लेकिन इस आदमी के पास भी दिमाग नहीं है। ये क्या खाक क्रिमिनल है? जब इसको एक्सरसाइज करना ही है तो क्या ये लकड़ी काट करके एक्सरसाइज नहीं कर पाता? तुम वैसे इतने भारी हो, तुम्हें उठाने का मतलब डंबल उठाने जैसा है। उनका एक्सरसाइज भी हो जाता और काम भी हो जाता, लेकिन नहीं। और तुम इतने भारी क्यों यार? और वो ये गाते हुए उस कुल्हाड़ी को एक बार उठाती है और जैसे तैसे करके उस लकड़ी पर मारना शुरू करती है। उसकी आवाज़, उसके लकड़ी को मारने की आवाज़ जो कि दक्ष के कानों में पड़ रही थी, और वह आराम से पुलअप्स मारते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए उस आवाज़ को आराम से एंजॉय कर रहा था। 5 से 6 बार तो ईश्वी से जैसे तैसे करके वो कुल्हाड़ी उठी थी, लेकिन फिर वो उस कुल्हाड़ी को ऑलमोस्ट नीचे की तरफ पटकते हुए कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और वो वहीं नीचे ही बैठ गई थी। दक्ष पुलअप्स मारते मारते ही अपने डायरेक्शन को चेंज करके ईश्वी की तरफ देखने लगा था और वो फिर से अपने पुलअप्स को कंटिन्यू करते हुए कहता है, देख रहा हूं मैं तुम्हें। ईश्वी जो अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखे अपने पूरे पैर को फैलाकर बैठी हुई थी। दक्ष की बातें सुनने के बाद वो धीरे से दक्ष की तरफ देखती है और फिर से हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगती है। वो अभी उठ पाती उससे पहले ही दक्ष जो तेज कदमों से उसके पास आता है और उस कुल्हाड़ी को अपने एक हाथ से उठाते हुए उसे जोरदार हवा में घुमा करके एक ही बार सामने पड़ी लकड़ी को मारता है और उसके हाथ की कुल्हाड़ी से एक बार के वार से ही वो लकड़ी 2 हिस्सों में बट चुकी थी। उसकी जोरदार आवाज़ से ईश्वी पहले तो अपनी आंखों को बंद कर ली थी, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोल कर देखती है वो एकदम से हैरान रह जाती है और उसकी नज़र अपने आप ही दक्ष के मजबूत बाजू पर चली गई थी। दक्ष ईश्वी की तरफ देखते हुए कहता है, एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है तुमसे। और ये बोलते हुए वो अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी को लेकर उसी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वही ईश्वी जब धीरे से खड़े होकर के पीछे होते हुए कहती है, मैं कोशिश कर रही थी, बहुत भारी था वो, और फिर मेरे हाथ में भी तो दर्द हो रहा है ना, जलन हो रही है। लेकिन दक्ष अभी भी ईश्वी के बात से कन्विंस नहीं हुआ था और वो अपने हाथों में उसी कुल्हाड़ी को लेकर उसे धीरे धीरे ज़मीन पर ही घिसराते हुए ईश्वी की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा था। वो बिना किसी इमोशन के ईश्वी की तरफ ध्यान से देख रहा था और घर के आसपास लगी लाइट से उसका चेहरा जो बहुत ही अच्छे से क्लियरली ईश्वी को नजर आ रहा था और वो डरते डरते जा करके उसी घर की दीवार से पीछे की तरफ टिक जाती है। दक्ष अपने एक हाथ में उसी कुल्हाड़ी को लेकर उठाता है और फिर ईश्वी की तरफ ध्यान से देखते हुए अपने दूसरे हाथ को जोर से दीवार पर मारते हुए कहता है, दर्द सबको होता है और दर्द किसी को पसंद नहीं आता। सब कोशिश करते हैं उससे भागने की, लेकिन एक बार अगर दर्द ने किसी को चुन लिया ना, तो वो उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उससे भागने से अच्छा है उसके साथ जीना सीख लो। और अब तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ ही बीतने वाली है, तो बेहतर होगा कि दर्द से अपना रिश्ता जोड़ लो तुम। और ये बोल करके उसके हाथ में कुल्हाड़ी थमाते हुए कहता है, जब तक मैं तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे शरीर पर पसीने की बूंद ना देख लूं, तब तक तुम अपने हाथों को रोकोगी नहीं। ईश्वी उसकी बात को समझ पाती उससे पहले ही वो दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, गेट दैट इनसाइड योर हेड। तुम्हारे हाथ रुके तो समझ लो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नाउ गेट टू द वर्क। ईश्वी दोनों हाथ से उस कुल्हाड़ी को संभाले अब दोबारा से अपने काम में लग चुकी थी। तरफ उसके पॉकेट में रखा फ़ोन जो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगा था, वो तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और उस कॉल को पिक कर लेता है, जो कि बंटी का ही कॉल था। बंटी जब अपने कानों में लगे ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हुए दक्ष से कहता है, यू वर राइट, कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं।